स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपके जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दो भागों में डिवाइड कर दी गई है। तो जो पहला भाग है वो हम पहले पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन है। तो इसमें हम जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो बेसिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो सब पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है आयंस के थ्रू या फिर इंसुलेटर्स वगैरह के थ्रू, और उसमें डिसोसिएशन वगैरह जो होता है, और आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, वो सब जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमारा जो सेल्स होते हैं जो आयंस वगैरह के थ्रू बनते हैं, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनमें कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी देखते हैं किस तरीके से। पहले हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें क्या है, कंडक्टर्स मतलब चालक, हिंदी में कंडक्टर्स को चालक बोलते हैं। उनके उदाहरण है आयरन, कॉपर, सिल्वर, ग्रेफाइट। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। दिस मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, which can be generated by movements of electrons from one element to another element. So in atomic structure chapter I have told you about the electricity or electronic movement, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कैथोड से निकलते हैं। तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, तो जहाँ पर जिस भी रीज़न से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली जो है इलेक्ट्रिसिटी, हमारी विद्युत धारा जो है डेवलप हो जाती है। तो कंडक्टर्स का काम यही होता है कि जो हमारी विद्युत धारा है या इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो कंडक्ट कर सके, मीन्स चालक उन्हें बोला जाता है, वो आगे जो है जाने दें। तो कंडक्टर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है आयरन, कॉपर, सिल्वर, ग्रेफाइट। देन कम्स टू नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो आपने लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर, और तीसरा था सेमी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ही है। ये चालक हैं और ये कुचालक होते हैं इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनको टेम्परेचर या प्रेशर देते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के बीच में आते हैं। तो इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं हमारा कोल, पेपर, वुड या प्लास्टिक भी आ सकता है इसमें। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोहे को बीच में रख दें और इधर भी तार लगा दें और इधर भी तार लगा दें और बिजली जब देंगे, तो इस लोहे को अगर टेस्ट पेन से आप चेक करोगे तो एक तरीके से मेटल है, तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी। लेकिन अगर आप दो वायर्स के बीच में पेपर लगा दो या वुड लगा दो या कोल लगा दोगे और देन चेक करोगे, तो आपको कोई लाइट टेस्ट पेन में नहीं जलती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मीन्स विद्युत धारा नहीं है। तो कंडक्टर्स जो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स जिन्हें धात्विक चालक बोलते हैं, दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स वैद्युत अपघट्य। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल ज़्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल ज़्यादा होगा। वैद्युत धारा की बात अगर की जा रही है तो वैद्युत अपघट्य का वर्णन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं, धात्विक चालक, वो हैं विद्युत धारा का संचालन इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, गलित अवस्था में मोल्टन स्टेट अथवा उनके विलयन यानी कि सॉल्यूशन में विद्युत धारा का संचालन मुक्त आयनों के द्वारा होता है। तो जो आयंस हैं इनमें भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं, इस वजह से जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिज़ोल्व करते हैं, या सॉल्वेंट हमारा वाटर जो है
बहुत ही अच्छा हमारा सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डालते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में डालने पर डिसोसिएट हो जाते हैं, मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर जैसे कि एक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले लें, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जिसमें कि आयंस होते हैं, उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो आयंस जो है सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स मुक्त आयन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे चल सकती है। तो मेटेलिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं हमारे सिल्वर, आयरन, जैसे कि मेटल्स का मैंने बोला ही है, मेटल्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे टू टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाते हैं हमारा सोडियम क्लोराइड और HCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे एसिटिक एसिड H3BO3, HCN, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की यहाँ पे डिसोसिएशन दिखाई हुई है। सोडियम क्लोराइड को जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे, मीन्स वाटर में अगर जैसे डिज़ोल्व कर रहे हैं, हमारा जो सॉल्वेंट है अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस में सोडियम क्लोराइड जो है डिसोसिएट हो जाएगा। और यहाँ पे एसिटिक एसिड और HCN का मैंने रिएक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये एसिटिक एसिड जो है ये एनायन, एसीटेट आयन, और ये प्रोटॉन आप बोल सकते हैं, या H पॉजिटिव जो है ये कैटायन में डिज़ोल्व हो जाता है, मीन्स जब सॉल्यूशन में आप देखोगे तो ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। एंड HCN जो है ये प्रोटॉन देगा और ये साइनाइड आयन देगा इस तरीके से। और ये जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम साइन है। इसका मतलब ये है कि जो ये रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये आयंस जो हैं वापस से जुड़कर ये भी फॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ से डिसोसिएट वाली ये रिएक्शन तो है ही। तो मतलब ये रिएक्शंस जो हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन जो हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हैं। तो जो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, वो दी थी अरेनियस थ्योरी। अरेनियस ने, तो उसे बोलते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। अरेनियस विद्युत अपघट्य वियोजन का सिद्धांत। तो डिसोसिएशन को वियोजन बोलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर कहीं पे मैं वियोजन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका मतलब है डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन का यूज़ कर रही हैं तो वियोजन। डिसोसिएशन का मतलब होता है अलग अलग होना। जैसे कि मैंने सोडियम क्लोराइड का आपको एग्जांपल दिया NaCl का, तो वो वियोजन हो रहा है उनका सोडियम और क्लोराइड में, मीन्स डिसोसिएशन प्रोसेस है। तो अरेनियस ने ये अपनी थ्योरी दी थी 1867 में। तो उसने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए थे जिनको वो समझा पाए थे कि किस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और किस तरीके से वो आयंस फॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वो किस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयंस वगैरह की वो समझा नहीं पाए थे, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले उसने क्या थ्योरी दी थी, क्या पॉइंट्स दिए थे, वो देख लेते हैं। सो इसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है वो पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है और जल भी हो सकता है, और ध्रुवीय विलायक। पोलर सॉल्वेंट को ध्रुवीय विलायक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को विद्युत अपघट्य बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स विद्युत अपघट्य को जब जल में या ध्रुवीय विलायक में मिलाया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर।
तो वो आयंस फॉर्मेशन होती है। तो आयंस की फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है उसे आयनाइजेशंस या फिर आयनीकरण बोला जाता है हिंदी में। तो वियोजन को डिसोसिएट बोलते हैं, और जहाँ पर जिस प्रक्रिया में आयंस बनते हैं उसको आयनीकरण यानी कि आयन फॉर्मेशन को आयनाइजेशन बोलेंगे। और जो डिसोशिएशन होता है हमारे आयंस का, उसमें कैटायन और एनायन फॉर्मेशन होती है। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे धनायन और नेगेटिव चार्ज वाले ऋणायन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड का ही एग्जाम्पल है। बहुत जगह आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत आसान है समझने के लिए। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के जो है हमें आयंस मिल रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में अगर हिंदी में समझाऊं तो ये है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या अन्य ध्रुवीय विलायक में जब हम घोलते हैं तो वह स्वयं ही अपने आप जो है वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार अगर किसी विद्युत अपघट्य का स्वतः ही धनायन और ऋणायनों में परिवर्तन हो जाए या वियोजन हो जाए तो उसे वियोजन कहेंगे या डिसोसिएशन कहेंगे। और जब ये आयंस फॉर्मेशन होती है तो उसे आयनीकरण बोलेंगे। और फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें है जो आयंस हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। किससे? एटम से। तो जो आयंस के भौतिक गुण हैं या रासायनिक गुण हैं उनको अगर हम कंपेयर करें, उनकी तुलना अगर परमाणुओं यानी कि एटम से करें तो वो अलग होती हैं। तो आयंस की प्रॉपर्टीज और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटम से डिफर करती हैं। थर्ड जो पॉइंट उसने दिया था वो था कि कैटायंस एंड अनायंस सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। इट मीन्स जो हमारे कैटायंस और अनायंस फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स कैटायन और अनायन चार्ज यानी कि आवेश वो है सेम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को घोल कर, तो उसमें क्या होगा, कैटायंस और अनायंस जो है सेम होगा। तो सेम होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। इसका मतलब दोनों जब बराबर मात्रा में है तो वो आपस में अगर जुड़ेंगे तो न्यूट्रलिटी अपने आप बन जाएगी। तो इस थर्ड पॉइंट को अगर अच्छे से हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो विद्युत अपघट्य हैं उनके विलायनों में धनायनों पर उपस्थित कुल जो धनावेश है और ऋणायनों पर मीन्स धनायनों पर उपस्थित कुल धनावेश जो है और ऋणायनों पर उपस्थित जो कुल ऋणावेश है वो बराबर होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत अपघट्य का जो विलयन है यानी कि सॉल्यूशन विद्युत उदासीन होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। Then comes to the fourth point, physical and chemical properties of solution depends upon number and nature of ions. It means जो हमारे सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी, जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, चाहे वो सॉल्वेंट हमारा जल हो या कोई और पोलराइज्ड सॉल्वेंट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके जो भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं वो निर्भर करेंगे जो हमारे आयंस बन रहे हैं उसमें उनके कितने नंबर बन रहे हैं और उनका नेचर क्या है, मीन्स प्रकृति उनकी क्या है। तो उसके ऊपर हमारी जो सॉल्यूशन है उसकी वो डिपेंड करती है। और एक और चीज़ ये है कि जब हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं आयंस फॉर्मेशन, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और अगर उसको सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, मीन्स वाटर में अगर जैसे हम मिला रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी जो कण हैं या मॉलिक्यूल हैं वो टूटकर आयंस बनाएं। उसका जो कुछ फ्रैक्शन है वो आयंस बनाता है। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं डिस्कस करूँगी। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो है कि विद्युत अपघट्य के विलयन की जो विद्युत चालकता होती है उसमें विलयन में उपस्थित जो मुक्त आयन है उनके कारण ही होती है।
तो जब विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो अनायन जो कैथोड की ओर जाते हैं और कैटायन जो एनोड की ओर जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म होती है और दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो प्रोसीजर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, और उसमें इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी तरफ हमारे जो आयंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोवाइड करेंगे तो वो आयंस जो हैं टूट कर कैटायंस और एनायन अलग अलग कैथोड्स पर चले जाएंगे। कैथोड्स यानी कि हमारे इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं। तो जो कंडक्टिविटी है यानी कि विद्युत चालकता उसे बोलते हैं ड्यू टू फ्री आयंस इन सॉल्यूशन। जो हमारे आयंस अलग अलग हो गए हैं सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर, उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेटल्स में है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। सिमिलरली यहाँ पे वो आयंस के थ्रू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन आयंस में आयन फॉर्मेशन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तभी आयंस की फॉर्मेशन होती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स मैंने शो किए हैं और इनको एक इसमें से कोई भी कैथोड मान लो, ये इसमें कैथोड मानना है, ये एनोड मानना है। और जो हमारे सॉल्यूशन है यहाँ पे विलयन है तो उसमें क्या है, हमारे पास धनायन और ऋणायन दोनों हैं, कैटायन और अनायंस, जो कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे तो हमारे जो अनायंस हैं वो इस तरफ कैथोड की तरफ फ्लो करने लगेंगे और जो हमारे कैटायंस हैं वो एनोड की तरफ जाने लगेंगे। तो आगे भी जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड्स का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो उसमें ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ेंगे और हमें उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो वो निकालने पड़ेंगे। फिर 6th पॉइंट जो इसमें आता है वो है अपोजिट आयंस ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, तो जो अलग अलग चार्जेस हैं मीन्स कैटायन और अनायन एक दूसरे से जुड़कर वापस से मॉलिक्यूल बना लेते हैं यानी कि अणु बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग ही पड़े हुए हों, हो सकता है वो कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो वापस से जुड़ भी जाएं। मैंने आपको बोला है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो हमारा ये इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस है। So in between ions and neutral molecules equilibrium developed which is known as ionic equilibrium। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब कि साम्य है, आयनिक साम्य से बोलेंगे। तो जो ये प्रक्रिया है जिसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम पैदा हो रहा है, मीन्स साम्य जो है प्रक्रिया बन रही है। तो इसमें क्या है, कुछ जैसे मैंने बोला कि कुछ अपोजिट आयंस जो होंगे मतलब विपरीत आयन जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर अणु बना लेंगे। तो कुछ हमारे उस विलयन में यानी कि सॉल्यूशन में आयंस हैं और कुछ जो हैं हमारे मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु बन चुके हैं। तो आयंस के और अणु के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा, जिसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे या आयनिक साम्य बोलेंगे। इस टर्म का आपको याद रखना है, बहुत जगह पे यूज होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन की फुल टर्म को हिंदी में अगर बोलेंगे तो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक, और लिटिक का मतलब अपघट्य, और डिसोसिएशन यानी कि वियोजन। ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस को हिंदी में उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस किस तरीके से है वो भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि ये एसिटिक एसिड लिया है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो एसिटिक एसिड ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है यानी कि अणु है, वो डिसोसिएट हो रहा है, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है आयंस में। तो अनायन बन रहा है हमारे पास, कैटायन बन रहा है, और यहाँ पे ये जो है इक्विलिब्रियम का साइन है यानी कि साम्य का साइन है, तो साम्य का चिन्ह है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये वापस से जुड़कर ये भी बना सकते हैं। जो ये पूरा सॉल्यूशन हमारा होगा तो उसमें कुछ एसिटिक एसिड यानी कि
अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और या फिर कुछ हमारे ये होंगे। तो पूरा एसिटिक एसिड डिसोसिएट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, जिसके इक्विलिब्रियम साइन है और वो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट हो चुका है, कैटायन और अनायन फॉर्मेशन हमारी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम आयन है और इधर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस तरीके के रिएक्शंस जो हैं इसमें काफ़ी करने को मिलेंगी। इन सब किस तरीके से कौन सी जो हमारा मॉलिक्यूल है डिसोसिएट होता है और किस तरीके से आयन बनता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि ये हाइड्रोजन क्यों लिखा है, ये ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा, तो देखा जाए तो एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो वो हाइड्रोजन को अपने से अलग करेगा और यहाँ पर खुद जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है, देखा जाए तो अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन को अलग करना आसान होता है, इसलिए यहाँ पे H पॉजिटिव है। और इस जगह पे क्या है, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने आप को इजीली जो है डिसोसिएट करेगा, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर 7th पॉइंट जो आता है वो है वाइल मेकिंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिसोसिएट ऑलवेज। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सभी जो अणु हैं हमारे वो डिसोसिएट हो जाए, मीन सभी का वियोजन हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा। तो वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट। तो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मैंने बताया, तो वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हम जितना हम वो डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होते हैं, मीन्स उसका कुछ भाग ही जो है वो वियोजन करेगा, बाकी नहीं करेंगे। अब एक टर्म आती है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बेस्ड जो है क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए, जैसे कि एसिटिक एसिड की ही पूछ सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये है कि हमें किसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमें निकालनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या एसिटिक एसिड है, इस तरीके से कुछ भी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट दैट अंडरवेंट डिसोसिएशन। इसको किस से दिखाते हैं, अल्फा इसे बोलते हैं, अल्फा से इसे दिखाते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन, इसको वियोजन बोलते हैं ना, तो वियोजन की मात्रा जिसको विलयन में घोले गए विद्युत अपघट्य के कुल अणुओं का वह भाग है जो वियोजित होता है। विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ये कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है निकालने का, वो ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से दिखाते हैं, हिंदी में वियोजन की मात्रा बोलते हैं, इक्वल टू वियोजित अणुओं की संख्या और उसको किससे भाग देंगे, वियोजन से पूर्ण अणुओं की कुल संख्या। मीन्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट है वो आएंगे हमारे यहाँ पर वियोजित अणुओं की संख्या, ये जो है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। फिर है वियोजन से पूर्ण अणुओं की कुल संख्या, मतलब यहाँ पे वियोजन हुआ पड़ा है, मीन्स डिसोसिएशन हुआ पड़ा है, तो इससे पहले कि कितना हमने रिएक्टेंट यूज़ किए हैं। तो नीचे आएंगे हमारे रिएक्टेंट जो कि है सोडियम क्लोराइड। इनको हम अलग अलग करके नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। डिसोसिएट कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, सूत्र है। इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द रिएक्टेंट डिसोसिएटेड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली।
मतलब जो शुरुआत में सब्सटेंस हमारे पास है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो बाद में डिसोसिएशन हुआ है, जिसका वियोजन हुआ है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिपेंड किस किस पे करती है, तो सॉल्यूशन का जो डाइल्यूशन है और उसके टेम्परेचर पे करती है, मतलब कि विलयन की तनुता तथा ताप पर करती है। तो कितना हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा उसमें, जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमने पानी डाला है उस पर निर्भर करेगी, कितना ज़्यादा हमने टेम्परेचर दिया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारे आयंस फॉर्म होंगे वो ज़्यादा फॉर्म होंगे। उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे हैं किसी में तो उनकी मूवमेंट जो है ज़्यादा हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे। और डाइल्यूशन में भी ये होता है कि उनको मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। फिर सेकंड पॉइंट है सॉल्वेंट ऑफ नेचर, विद्युत अपघट्य तथा विलाय की प्रकृति पर। तो जो विलयक का जो प्रकृति होती है उस पर भी निर्भर करती है कि किस तरीके से है, क्या वो जल्दी डिसोसिएट होने वाला हमारा सॉल्वेंट है या कम, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको जल्दी डिसोसिएट कर सकता है या देर में डिसोसिएट करेगा या कितनी मात्रा में उसको डिसोसिएट करेगा, तो उसकी प्रकृति पर वो चीज़ निर्भर करती है। तीसरा जो आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, तो विलयन में जो दूसरे आयन हैं उनकी उपस्थिति पर भी निर्भर कर सकती है। हो सकता है वो जो आयंस हैं वो उनको डिसोसिएट होने में रोकते हों, तो उसकी जो मात्रा है उस पर इफेक्ट उसका पड़ेगा, मतलब वियोजन की जो मात्रा है डिसोसिएट होने की उस पर जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसको ध्यान से याद करना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस तरीके से डिसोसिएट होते हैं उनको भी आपको अच्छे से याद करना है कि कौन प्रोटॉन देगा और कौन हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा और किस तरीके से कौन डिसोसिएट होता है। फिर उसके बाद आते हैं एविडेंसेस इन फेवर ऑफ आयनाइजेशन, आयनीकरण। तो मैंने बताया कि जहाँ जो आयंस फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको आयनाइजेशन बोल देंगे, तो उसको आयनीकरण हिंदी में बोलते हैं। तो जो हमारे एविडेंसेस हैं, मतलब जो प्रमाण हैं आयनीकरण हो रहा है या नहीं, तो ये आयनाइजेशन का प्रोसीजर किसने दिया हमें, अरेनियस ने दिया है। अब ये इसकी बात कितनी सच है तो उसके प्रूफ मतलब उसने दिए हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब ठोस अवस्था में होता है, जो डिसोसिएट होने पर यानी कि वियोजन होने पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हमें देगा पानी में डिसॉल्व होने पर जो डिसोसिएट होता है। तो ये बात सच है उसकी कि हमें आयंस मिल रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है, इन दिस इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो नो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकंड पॉइंट उसने ये दिया है कि इट वर्क्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लो जो है उसमें हो रहा है, तो ओम्स लॉ जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोसिएट करने के लिए, तो वो वेस्ट नहीं हो रही है। सेकंड चीज़ वो थी, इट इज़ possible only when before passing the electricity ions are present, so electrolytes automatically get dissociate in ions when added to water। तो इलेक्ट्रिसिटी कब पास हो सकती है, जब उसमें आयंस हो, तभी ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्यूशन में डालते हैं मीन्स विलयन में डालते हैं तो अपने आप स्वतः ही डिसोसिएट हो जाती हैं यानी कि वियोजित हो जाते हैं। फिर आता है कि जो हमारा विलयन है उसका कलर जो है किस पर निर्भर करता है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसी पर ये निर्भर करता है। तो कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन इट। दो इलेक्ट्रोलाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो आयंस फॉर्मेशन होगी उसी की वजह से उसका कलर आएगा। तो एक एग्जांपल हम कॉपर का यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे कॉपर का जो कलर है वो ब्लू होता है, तो अगर ब्लू कलर के जैसे कि हम कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड हम
सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन का रंग आएगा वो ब्लू कलर का आएगा। तो इस तरीके से आपने लैब में भी मैंने दिखाए थे कुछ के कलर, कि जैसे कि किसी का येलो कलर होता है, किसी का ब्लू होता है, ब्लू जैसे कॉपर का हो गया, किसी का ग्रीन भी होता है। तो उस तरीके के कलर उन्हीं पे निर्भर करेंगे। फिर आते हैं कॉज ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्यों होता है, इस चीज़ पे अब आते हैं कि जो आयनीकरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड का ही यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर इस पहले स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये सोडियम क्लोराइड के जो आयंस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसमें क्या है, सॉल्वेंट डालेंगे, विलाय को डालेंगे, तो हमारे पास इन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब कि विलयन बन जाएगा। तो इस जगह पे अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से जुड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद जब हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो इनके बीच का जो फोर्स है या जिस बॉन्ड से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो क्या होगा, टूट जाएगा। उनके टूटने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आयन्स हमें मिल जाएंगे। तो सोडियम आयन मिल जाएगा और क्लोराइड आयन मिल जाएगा। तो ऐसे यौगिक का वियोजन यहाँ पे संभव हो पाता है जिनमें कि मुख्य रूप से जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि वैद्युत संयोजक बंध होता है। तो वैद्युत संयोजी यौगिक में यह बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आयंस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक में यह बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो है वो बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण से परमाणुओं पर धन या ऋणावेश आ जाता है, मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से एटम्स पर वो आ जाता है। तो जो विपरीत आवेशित आयन हैं, मीन्स अपोजिट चार्जेस वाले जो आयन हैं, उनमें क्या होता है, स्थिर विद्युत बल के द्वारा एक दूसरे से बंध जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफोर्स की वजह से वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं। सॉल्वेंट डालने पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, टूट जाता है। तो इस पिक्चर में जो विद्युत अपघट्य को उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले विलायक, जैसे कि वाटर में अगर हम घोलते हैं तो आयनों के मध्य जो स्थिर वैद्युत बल है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कमज़ोर होकर टूट जाता है और आयन फॉर्मेशन हो जाती है, आयंस बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो विद्युत अपघट्य का आयनन यानी कि वियोजन इसमें हो जाता है। तो आयनाइजेशन क्यों हो रहा है, तो उसका कॉज यही है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, जो कि है हमारा विद्युत बल, जो मैंने बताया स्थिर विद्युत बल। और सॉल्वेंट उसमें डाल देंगे तो एक तरीके से उनके बीच में क्या हुआ, सॉल्वेंट के आयंस आ गए या कण आ गए या मॉलिक्यूल्स आ गए, जिसकी वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और टूट जाता है। इस वजह से हमें जो है आयंस मिलते हैं। तो यहाँ पर आयनाइजेशन क्यों होता है वो मैंने बता दी। फिर जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो है वीकनेसेस ऑफ अरेनियस थ्योरी, मीन्स उसकी लिमिटेशन क्या थी, क्या क्या चीज़ें वो अरेनियस जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन, इस आयनाइजेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको एटम और आयन में डिफरेंस जो है वो कुछ नोट डाउन करने हैं। तो यानी कि परमाणु और आयन में जो अंतर है वो आपको लिखने हैं। कम से कम 4 से 5 जो है एग्जाम्पल आप एक टेबुलर फॉर्म में बनाकर लिख देना। फिर उसके बाद वाले टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।